हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा चैप्टर चल रहा था सेकंड, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। हम 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे थे, जिसका नाम था भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, पृथ्वी का विकास और उद्भव किस प्रकार से हुआ, जिसका हम एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसका ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हम समझेंगे कि ग्रह के निर्माण की अवस्थाएं कौन कौन सी है और सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ, जलमंडल का निर्माण कैसे हुआ और विभिन्न प्रकार के मानव की उत्पत्ति संबंधी तथ्य को हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब से मानी गई या फिर पृथ्वी की उत्पत्ति कब से हुई, इनके बारे में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। ग्रहों के निर्माण की अवस्थाएं। ग्रह जो निर्माण हुआ ग्रहों का, वो किन किन अवस्थाओं में हुआ उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो गैसों का गुंती झुंड था। जो ग्रह है वो गैसों का गुंती झुंड था। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस झुंड में 1 करोड़ का निर्माण हुआ। करोड़ के चारों ओर गैस तथा धूल कण की चपटी तस्तरी बनी। मतलब सबसे पहले तो गैसों का एक झुंड था ये ग्रह, ठीक है। फिर उसमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस झुंड में 1 करोड़ का निर्माण हो गया और करोड़ के चारों ओर गैस तथा धूल के कण की चपटी परत बनी। जो करोड़ है उसके चारों ओर गैस, किसकी? उसके चारों ओर गैस तथा धूल की चपटी तस्तरी बनी। गैस से बादलों का संघनन हुआ। संगठन के फलस्वरूप बड़े पिंड बने। अंत में बड़े पिंड ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए। ठीक है, लास्ट में जो बड़े बड़े पिंड बने वो बड़े बड़े पिंड ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार से ग्रह निर्माण की अवस्थाएं हमने देखी, इस प्रकार से ग्रह बने। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सौर मंडल का विकास किस प्रकार से हुआ। अब हम सौर मंडल के विकास की बात करें, हमने ग्रह के निर्माण की बात कर ली कि सबसे पहले एक झुंड में था, फिर उसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें 1 करोड़ का निर्माण हुआ। फिर करोड़ के चारों ओर गैस तथा धूल की चपटी तस्तरी बनी और गैस से बादलों का संघनन हुआ और फलस्वरूप बड़े पिंड बने। वो बड़े पिंड अंत में ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सौर मंडल का विकास किस प्रकार से हुआ। तो निहारिका को सौर मंडल का जनक कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि जो निहारिका है, निहारिका को सौर मंडल का जनक कहा जाता है। निहारिका को सौर मंडल का जनक कहा जाता है। सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह है? तो सौर मंडल में एक तो सूर्य प्लस 8 ग्रह और 3 उपग्रह प्लस लाखों छोटे पिंड, इनसे सौर मंडल का निर्माण हुआ। ठीक है, अब हम ग्रहों के निर्माण की बात करते हैं। तो ग्रहों का निर्माण कब हुआ? तो 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले ग्रहों का निर्माण हुआ। कुल 8 ग्रह है। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बाह्य ग्रह है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगर हम आकार और द्रव्यमान के अनुसार ग्रह देखें तो आकार और द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, उसके बाद में पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये आकार और द्रव्यमान के अनुसार इनका क्रम है। ठीक है, अब घनत्व के अनुसार हम बात करें तो घनत्व किसमें मापा गया है? तो ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में घनत्व मापा गया। तो घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम की बात करें तो सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का है 5.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। फिर बुध का है 5.44, फिर शुक्र का है 5.24, फिर मंगल का है 3.94, फिर वरुण का है 1.66, बृहस्पति का 1.33, अरुण का 1.17, शनि का है 0.70। दूरी के अनुसार हम बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये दूरी के अनुसार ग्रह है। चंद्रमा अकेला प्राकृतिक ग्रह है। ठीक है, अब हम उत्पत्ति संबंधी विचार की बात करें कि चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई। इस उत्पत्ति संबंधी विचार की हम बात करें तो 1838 में सर जॉर्ज डार्विन के अनुसार प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेज गति से घूमने वाले एक ही ग्रह थे, पिंड थे। ठीक है, मतलब 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने कहा कि सर्वप्रथम जो चंद्रमा और पृथ्वी है वो एक ही ग्रह थे,
एक ही पिंड था, तेज गति से घूम रहा था। बाद में ये डबल हो गए और डबल होते होते बाद में ये टूटकर अलग हो गए। टूटकर अलग होने से एक भाग चंद्रमा बना जो पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा। सर्वप्रथम ये एक ही थे और ये बाद में ये डबल हो गए घूमते घूमते, और फिर दोनों भाग अलग हो गए। जो एक भाग अलग हुआ वो चंद्रमा बना जो पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा। ठीक है, कुल कुछ विद्वान हैं, कुछ विद्वान चंद्रमा की उत्पत्ति यहाँ पूछे हैं। कुछ विद्वान चंद्रमा की उत्पत्ति द बिग स्प्लेट, एक थ्योरी है द बिग स्प्लेट। कुछ विद्वान चंद्रमा की उत्पत्ति द बिग स्प्लेट थ्योरी से मानते हैं। अब ये द बिग स्प्लेट थ्योरी क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। एक बड़ा टकराव पृथ्वी से हुआ जिससे कुछ पदार्थ टूटकर अलग हुआ तथा चंद्रमा के रूप में सामने आया। 444 अरब वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ चंद्रमा का। ठीक है, ये क्या है, द बिग स्प्लेट थ्योरी। तो एक बड़ा टकराव पृथ्वी से हुआ जिससे उससे कुछ पदार्थ अलग हुआ तथा चंद्रमा के रूप में सामने आ गया। कुछ एक बड़ा टकराव हुआ पृथ्वी से। ठीक है, पृथ्वी से हुआ कुछ बड़ा टकराव हुआ पृथ्वी से जिससे कुछ पदार्थ निकलकर और सामने आया, वो चंद्रमा के रूप में जाना जाने लगा। अब हम स्थल मंडल की बात करते हैं कि स्थल मंडल का विकास किस प्रकार से हुआ। तो अगर हम देखें कि स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ, तो स्थल मंडल ग्रहणों के इकट्ठा होने से ग्रह बने। सबसे पहली बात है कि ग्रहणों के इकट्ठा होने से ग्रह बने। अधिक घनत्व वाले पदार्थ पृथ्वी के केंद्र की ओर तथा जिनका घनत्व अधिक था वो तो पृथ्वी के केंद्र की ओर, तथा जिनका घनत्व कम था या जिनका न्यून घनत्व था वो पृथ्वी की सतह की ओर चले गए। जैसे लोहा तत्व पृथ्वी की केंद्र की ओर चले गए क्योंकि उसमें अधिक घनत्व था। ये घटना विभेदन कहलाती है, मतलब हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थों का अलग होना ही विभेदन कहलाता है। तो ये घटना विभेदन कहलाती है। वायुमंडल और जलमंडल का विकास किस प्रकार से हुआ। तो वर्तमान वायुमंडल ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के योगदान से बना हुआ है। ठीक है, तो वायुमंडल जलमंडल का निर्माण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का योगदान है। तथा वायुमंडल की अवस्थाओं की बात करें तो आदिकाल में वायुमंडल में गैसों का ह्रास हुआ। आदिकाल की बात है, उस टाइम पर वायुमंडल में गैसों की कमी हुई। पृथ्वी के अंदर से निकली भाप तथा जलवाष्प से वायुमंडल का निर्माण हुआ। पृथ्वी के अंदर से जो भाप निकली, जो जलवाष्प निकला, उसके फलस्वरूप वायुमंडल का निर्माण हुआ, ये कहा गया। क्योंकि गैसों का तो ह्रास हो गया था और अंदर से जो भाप निकली, जो गैस निकली, जो जलवाष्प निकला, उससे वायुमंडल का निर्माण हुआ। प्रारंभिक वायुमंडल में हीलियम व हाइड्रोजन गैसों की प्रधानता थी। अन्य गैसों की बात करें कि वायुमंडल के निर्माण में अन्य गैसें में कौन कौन सी गैसों का योगदान रहा, तो जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया। पृथ्वी की उत्पत्ति से 50 करोड़ साल तक महासागर बने। महासागरों की उत्पत्ति की हम बात करें तो 400 करोड़ वर्ष पुराने हैं महासागर। लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले जीवन का विकास हुआ। आपसे पूछे कि पृथ्वी पर जीवन का विकास कब हुआ, तो लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले जीवन का विकास माना जाता है। कब से? 380 करोड़ वर्ष पहले जीवन का विकास माना जाता है। 250 से 300 करोड़ वर्ष पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उद्भव हुआ या प्रारंभ हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति की अंतिम अवस्था की हम बात करते हैं या पृथ्वी की उत्पत्ति के अंतिम चरण की हम बात करते हैं, तो जीवन के विकास और उद्भव से संबंधित है ये अंतिम चरण। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक रासायनिक प्रक्रिया बताते हैं। जो आधुनिक वैज्ञानिक है वो जीवन की उत्पत्ति को एक रासायनिक प्रक्रिया बताते हैं। एक बार फिर से मैं इस सारा का रिवीजन करवा देता हूं। हमने पढ़ा कि ग्रह का निर्माण किस प्रकार हुआ, ग्रह की निर्माण की अवस्थाएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले गैसों का एक गुंती झुंड था। ठीक है, उसमें कुछ गुरुत्वाकर्षण हुआ और इस झुंड में एक करोड़ का गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप इस झुंड में एक करोड़ का निर्माण हुआ। ठीक है, करोड़ के चारों ओर जो करोड़ का निर्माण हुआ, जिस करोड़ का निर्माण हुआ उस करोड़ के चारों ओर
गैस तथा धूल कणों की तस्तरी बनेगी, गैस और धूल कणों की तस्तरी बनेगी, इसके चारों ओर तस्तरी बनी। गैसीय बादलों का संघनन हुआ, संघनन के फलस्वरूप बड़े पिंड बने और बड़े पिंड फलस्वरूप ग्रहों के रूप में परिवर्तित हुए। सौरमंडल की बात करें तो निहारिका को सौरमंडल का जनक कहा जाता है। जो निहारिका है, निहारिका ये क्या होती है इसको हम आगे देखेंगे। निहारिका को सौरमंडल का जनक कहा जाता है। सौरमंडल में क्या क्या चीजें होती है, तो सूर्य होता है प्लस 8 ग्रह प्लस 3 उपग्रह और असंख्य लाखों छोटे छोटे पिंड है उसमें, उसको हम सौरमंडल कहते हैं। ग्रहों का निर्माण 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले माना जाता है। कुल 8 ग्रह है। आंतरिक ग्रह की बात करें तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बाह्य ग्रह की बात करें तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण। आकार व द्रव्यमान के अनुसार हम ग्रह की क्रम की बात करें तो बृहस्पति आकार और द्रव्यमान के अनुसार हम ग्रह के क्रमों की बात करें तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण, पृथ्वी शुक्र मंगल और बुध। घनत्व के अनुसार हम बात करें तो पृथ्वी का घनत्व 5.51, बुध का 5.44, शुक्र का 5.24, उसके बाद मंगल का 3.94, वरुण का 1.66, बृहस्पति का 1.33, अरुण का 1.17, शनि का 0.70। दूरी के अनुसार बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, ये दूरी के अनुसार ग्रह है। चंद्रमा अकेला प्राकृतिक ग्रह है। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी बात करें तो 1838 में सर जॉर्ज डार्विन के अनुसार पृथ्वी व चंद्रमा एक ही पिंड थे, बहुत तेज गति से घूम रहे थे। बाद में ये दो भागों में टूट गए। एक ही पिंड में तेज गति से घूमने लगे, बाद में एक ही पिंड था, धीरे धीरे ये डबल आकृति में बने और जो एक अलग आकृति बनी वो चंद्रमा के रूप में जानी जाने लगी, जो पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा। कुछ विद्वान चंद्रमा की उत्पत्ति द बिग स्प्लेट से मानते हैं। जो द बिग स्प्लेट थ्योरी है वो क्या है, तो एक बड़ा टकराव पृथ्वी से हुआ जिससे कुछ पदार्थ उससे बाहर निकला और वो चंद्रमा के रूप में सामने आया। 444 अरब वर्ष पूर्व हमें चंद्रमा की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है। स्थल मंडल का विकास किस प्रकार हुआ, तो ग्रहणों के इकट्ठा होने से ग्रह बने। अधिक घनत्व वाले पदार्थ पृथ्वी की केंद्र की ओर तथा हल्के घनत्व वाले पदार्थ सतह की ओर चले गए। इस घटना को हम विभेदन कहते हैं। ठीक है। वायुमंडल और जलमंडल का किस प्रकार से विकास हुआ, तो वर्तमान वायुमंडल में ऑक्सीजन नाइट्रोजन का योगदान है। वायुमंडल की अवस्थाओं की बात करें तो आदिकाल में वायुमंडल में गैसों का ह्रास हुआ। पृथ्वी के अंदर से निकले भाप और जलवाष्प से वायुमंडल का निर्माण माना जाता है। प्रारंभ में वायुमंडल में हीलियम और हाइड्रोजन गैसों की प्रधानता थी। अन्य गैसों का योगदान की हम बात करें तो जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया से इसका निर्माण हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति 50 करोड़ साल पहले तक, पृथ्वी की उत्पत्ति से 50 करोड़ साल तक महासागर बने, यानी कि 400 करोड़ वर्ष पहले महासागर बने। लगभग 380 वर्ष पहले जीवन का विकास माना जाता है। लगभग 380 वर्ष पहले, 380 करोड़ है, ठीक है, लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले जीवन का विकास हुआ। 250 से 300 वर्ष पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रारंभ हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति का जो अंतिम चरण है वो जीवन के विकास और उद्भव से संबंधित है। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक रासायनिक प्रक्रिया मानते हैं कि एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जीवन का विकास हुआ, ये आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया। मैं आशा करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सेकंड चैप्टर हमारा समाप्त हो गया जिसका नाम था पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एनसीईआरटी से इस प्रकार ही जुड़े रहें।